हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बतलाना चाहूँगा कि आज है 4 फरवरी 2026 का दिन और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही सिंपल लेक्चर होने वाला है। मैंने ज़्यादा कंटेंट इसमें डाले नहीं है, इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि ये लेक्चर जो है ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई लेमैन हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई हम जैसे यंग हो या कोई बच्चा भी हो। अगर वो गलती से उसके हाथ में ये वीडियो चला जाता है तो वो उससे देख के और इजीली कुछ सीखे और अपने आप को कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जो है वो बचाव कर सके। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे। तो आज है दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड कैंसर डे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कैंसर क्या होता है दोस्तों? है ना, कर्क रोग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क रोग। ठीक है। तो ये एक प्रकार का अनकंट्रोल्ड या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, जिसके चलते क्या होता है, जो भी जेनेटिक या इपीजेनेटिक अल्ट्रेशन होते हैं और जिसके वजह से जो हमारे सेल होते हैं उसमें प्रोलिफरेशन होता है और इन्वेड टिश्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक आसान भाषा में अगर समझने का प्रयास करें कि कैंसर क्या है, तो कैंसर के वजह से जो हमारा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है तो कहीं ना कहीं उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होंगे वो अल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, या जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है ना, जिसके वजह से क्या हो सकता है, अल्टर्ड टिश्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है और वो कैंसर को लीड कर सकता है। आगे आप देखोगे कि हर एक प्रकार के जो ट्यूमर्स होते हैं, है ना, गांठें जो होती हैं वो कैंसर नहीं होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी गांठें होती हैं जो कैंसर का रूप ले सकती हैं, इसको हमें बखूबी जानना होगा। लाइफ स्टाइल में हम क्या चेंजेज कर सकते हैं जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं या कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेजर हेल्थ बर्डन है। तो देखा गया है कि जो ग्लोबल इंसिडेंस राइज हो रहा है, ये शो कर रहा है कि जो नए केसेस अगले आने वाले 10-20 सालों में जो बढ़े हैं, डब्ल्यूएचओ के हाइलाइट्स के अनुसार लगभग 40% ऑफ कैंसर आर प्रिवेंटेबल। जितने भी कैंसर हैं, है ना, उसमें से 40% ऐसे केसेस हैं जिन्हें हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कैंसर के साथ दोस्तों सबसे खास बात क्या होती है कि जितना अर्ली कैंसर आप डिटेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा सर्वाइवल और कैंसर प्रिवेंशन की जो चांसेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो की एलिमेंट है क्या है, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेता अभिनेता, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नेता अभिनेता मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो आम लोग हैं उनका न्यूज जो है वो अ, अखबारों में नहीं छपता कि ये कैंसर से ठीक हो गए, लेकिन नेता अभिनेता को जो है वो इजिली आप जो है पहचानते हो। एक नंबर ऑफ जो पीपुल हैं वो उन्हें जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे युवराज सिंह की बात करें तो उन्हें जो है ब्लड कैंसर था। ठीक है, वो ठीक हो गए। और नेक्स्ट मनीषा कोइराला जो है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस एक्ट्रेस थी अपने समय की। तो उन्हें भी जो है वो कैंसर हुआ। बहुत सारे ऐसे नेता अभिनेता हुए जिनको जो है कैंसर हुआ, और कुछ लोग उसमें से ठीक हुए और कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग भी ठीक हुए उनमें अर्ली डिटेक्शन जो होगा वो मेजर फैक्टर होगा। ठीक है, मैंने बोला आपको कि जितना जल्दी आप पहचान लोगे कि ये जो है कैंसर है, उतना ही ज्यादा संभावना है कि आपको कैंसर से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अब जानते हैं कैंसर है क्या। हमने डेफिनेशन पढ़ा जो भी, तो इजी वे में कैंसर इज अ डिजीज, एक बीमारी है जो किसके वजह से होती है, तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से होती है ना। सेल में आपने पढ़ा होगा दोस्तों सेल सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में एक G0 या जीनट फेज जो बोलते हैं, जीनट फेज में जाके सेल का जो डिवीजन होता है वो रुक जाता है। यहाँ पे जो सेल डिवीजन जो है वो रुक जाता है। लेकिन
जब सेल कैंसरस हो जाता है तो ये जीनट फेज ही खत्म हो जाता है ना। सेल कभी जीनट फेज में जाता ही नहीं है। तो सेल का इरेगुलर जो है ग्रोथ होते रहता है, ग्रोथ होते रहता है, और वो सेल का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी कैंसरस सेल होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार डेवलप करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। लेकिन जो आपके नॉर्मल सेल होते हैं उनकी क्या प्रवृत्ति होती है कि सेल डेथ एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सेल डेथ होता है तो सेल बना, डिवाइड किया, है ना, उसके बाद सेल जो है वो डेथ, सेल डेथ हो जाता है। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं तो उनका डेथ नहीं हो, वो लगातार जो है वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, लगातार जो है अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। तो नॉर्मल सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो फीड चाहिए होती है, उससे ज्यादा जो है वो आपके कैंसर सेल डिमांड करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोकलाइज सेल होते हैं उनका भी न्यूट्रिशन वो जो इरेगुलर सेल ग्रोथ हो रहा है वो सेल जो है यूटिलाइज कर ले रहा है अपने ग्रोथ के लिए। तो वैसे ही पेशेंट में बहुत सारे डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेंगे। तो कह रहा है कि नॉर्मल टिश्यू और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल सेल ग्रो, है ना, नॉर्मल से क्या करता है, ग्रो करता है, बड़ा होगा, मेच्योर होगा, डिवाइड करेगा और डाई इन ए कंट्रोल मैनर। मैंने आपको बतलाया कि एक सेल बना, है ना, ये सेल क्या किया, दो अदर सेल बनाए, डिवाइड कर दिए, है ना, और फर्दर ये जो सेल था वो डेथ कर गया, जो आपके जो डेली लाइफ का हिस्सा है। ठीक है। तो कैंसर सेल की बात करें तो ग्रो फास्टर, बहुत जल्दी से ग्रो करता है, और ग्रो के लिए इसके क्या चाहिए, अदर जो नॉर्मल सेल होंगे उनका न्यूट्रिशन जो है ये यूज कर लेगा। ठीक है। डू नॉट डाई, ये मरेगा नहीं, लगातार जो है अपने आप को डिवाइड करते चला जाएगा। फॉर्म अ फॉर्म अ ट्यूमर या मास ऑफ सेल, जिसको आप ट्यूमर बोल रहे हो उसी को हम बोल रहे हैं मास ऑफ सेल, है ना। कैन स्प्रेड, अगर ये स्प्रेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह से फैलता है, एक जगह से एक सेल से दूसरे सेल में फैल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मेटास्टेसिस, है ना। क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। कह रहा है कि नॉट ऑल ट्यूमर आर कैंसर। हमें ये जानने की जरूरत, आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होंगे जिनके सर में बहुत बड़ा ट्यूमर है ना, और वो बाहर आपको दिखता है, फील होता है, किसी के गले के पास है, किसी के बॉडी में किसी पार्ट में है, तो वो बेनाइन ट्यूमर भी हो सकता है ना। दोस्तों, मेल पेशेंट में आपने पढ़ा होगा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, है ना। और बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, तो ये नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन और ये स्प्रेड नहीं होते, फैलते नहीं है, लेकिन इनमें भी थोड़ा बहुत जो है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ जो देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो ये कैंसरस होते हैं और स्प्रेड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डज कैंसर अकर। अब सबसे बड़ा कारण है कि कैंसर हुआ तो हुआ क्यों, है ना। आपने सुना होगा कि कोई पर्सन था जिन्होंने ना ही कभी तंबाकू खाया, ना ही कभी स्मोकिंग किया, ना ही कभी अल्कोहल कंज्यूम किया, है ना, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। तो कह रहा है कि जो कैंसर होने के चांसेस हैं वो नॉर्मल, मतलब आप चाहे कुछ भी सेवन ना करते हो या कुछ सेवन करते हो, दोनों पेशेंट्स में इक्वली है। कैंसर अकर्स ड्यू टू डैमेज या म्यूटेशन, किसी वजह से आपके जीन में या आपके सेल में जो है वो म्यूटेशन हो रहा है। इन डीएनए ऑफ सेल, कहाँ हो रहा है, आपके सेल के जो डीएनए है उनमें जो है म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई रेज हो सकता है कोई ड्रग हो सकता है कोई खास तरह की मटेरियल हो जिसे आप डेली बेसिस पे सेवन करते हो। जैसे मान लो कि हम लोग प्लास्टिक से बना हुआ बोतल, है ना, चाय पीने वाला प्याला, है ना, अदर बहुत सारी चीजें जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ हम यूज करते हैं। और आप लोग ये जानते हो कि प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं, जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से कैंसर का कैंसर कारक एलिमेंट है। ठीक है। तो कह रहा है कि या तो डीएनए में म्यूटेशन हो जाए या फिर डीएनए डैमेज हो जाए। अगर डीएनए डैमेज होता है तो क्या होगा, तो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का कंट्रोल किसके पास है, पूंजी किसके पास है, चाबी किसके पास है, डीएनए के पास। तो वो चाबी खो जाएगी, यानी सेल इरेगुलरली अपने आप को डिवाइड करेगा और कैंसर का रूप ले लेगा।
नेक्स्ट है फेलियर ऑफ सेल रिपेयर मैकेनिज्म। मैंने आपको क्या बोला कि सेल एक बार फॉर्म हुआ, फिर वो अपने आप को मैच्योर किया, फिर वो अपने आप को डिवाइड किया, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके पास खुद को रिपेयर करने की क्षमता है, खुद को रिपेयर करने की क्षमता है, और वो क्षमता इसे कौन दे रहा है? डीएनए। लेकिन किसी वजह से डीएनए जो है वो इसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन को भी समझेंगे दोस्तों, म्यूटेशन क्या है। तो डीएनए में जो होता है वो क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना। और क्रोमोजोम्स में जो है वो एलील होते हैं, एलील, ठीक है। जो भी जेनेटिक्स जानते होंगे वो एलील के बारे में जानते होंगे। तो एलील का एक सीक्वेंस होता है ना। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, है ना। ये डीएनए के सीक्वेंसिंग होते हैं। तो अगर इन सीक्वेंसेज जो भी क्रोमोजोम है उसमें पहले से जो है ये सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं, लेकिन इनमें किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल चीजों के चलते जो बदलाव हो जाएगा उसके वजह से सेल इरेगुलरली जो है वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर सकता है। उसी को बोलेंगे हम म्यूटेशन, ठीक है। बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा कॉज डिजीज भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एबनॉर्मल ग्रोथ। क्या है? कंटिन्यूअस एबनॉर्मल ग्रोथ। तो ये भी लीड करेगा बेनाइन या मेटास्टेटिक कैंसर को। नेक्स्ट है मेन कॉज ऑफ कैंसर। तो सबसे बड़ा है आपका लाइफ स्टाइल। जो भी आप जिंदगी जीते हो उसमें क्या क्या चीजें जो है आप लोग नहीं करते हो या करते हो, उसके हिसाब से आपके बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टोबैको, है ना। तंबाकू आपने यूज किया, स्मोकिंग किया, चेविंग किया या गुटखा खाया, है ना। बड़े शान से लोग खाते फिरते हैं, है ना, जुबा केसरी बोल के। तो दोस्तों ये इसमें कोई शान दिखाने वाली चीजें नहीं है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, टोबैको चेविंग कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तो आप अपने एनवायरनमेंट को तो कहीं ना कहीं डैमेज कर ही रहे हो। अपने साथ रहने वाले और घूमने वाले लोगों को भी आप संक्रमित कर रहे हो सकता है आपको कैंसर ना हो लेकिन आपके साथ रहने वाले को कैंसर हो जाए, है ना। क्योंकि इनडायरेक्टली, मतलब अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपका दोस्त पैसिव स्मोकर का रोल अदा करता है। पैसिव स्मोकर क्या हुआ दोस्तों? पैसिव स्मोकर वो हुए जो किन्हीं स्मोकिंग पर्सन के आसपास हैं और उसके द्वारा छोड़े गए स्मोक को वो क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं सांस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो वो पैसिव स्मोकर माने जाएंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। अनहेल्दी डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, और ओबेसिटी, मोटापा खुद ब खुद एक कारण है, ठीक है दोस्तों। और आप जानते हो आज जो है ओबेसिटी जो है ना, वो यूएस, इंडिया समेत कई विकसित और विकासशील देशों को जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कॉज बनता जा रहा है, कैंसर का भी, डायबिटीज का भी, है ना, फैटी लीवर, है ना। आप बहुत अभी आजकल चर्चा का विषय है। एनवायरमेंटल कॉज अगर देखें तो एयर पॉल्यूशन, दिल्ली, है ना, लंग कैंसर, लंग कैंसर का हब बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पॉल्यूशन कम ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में मैंने आपको बतलाया कि म्यूटेशन होगा तो उसका एक कारण जो है वो रेडिएशन भी हो सकता है। तो एक्सरे, है ना, या यूवी रेज, है ना। तो इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर लगना भी आपके लिए खतरनाक है। और कोई केमिकल्स, तो दोस्तों आजकल बिना पेस्टिसाइड के तो हम कोई चीज उगाते नहीं है। तो पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पानी में किसी तरह मिल के आया, आपने उस पानी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज किया और आप जो है वो कैंसर के शिकार हो गए। नेक्स्ट है अदर कॉजेज आर बायोलॉजिकल कॉज। तो बायोलॉजिकल कॉज क्या हो सकता है? तो एचपीवी वायरस हो गया, है ना, सर्वाइकल कैंसर कराने के लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर कराने के लिए जो है जिम्मेदार है। हेपेटाइटिस बी और सी लीवर कैंसर कराने के लिए जिम्मेदार है। और ईबीवी वायरस लिम्फोमा कराने के लिए जिम्मेदार है। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री हो सकता है ना। हो सकता है कि किसी के ग्रैंडफादर को
ग्रैंडफादर को जो कैंसर हो तो उनके पोते को, है ना, या पोती को, है ना, कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल कॉज। तो ऑक्यूपेशनल कॉज क्या है? तो एस्बेस्टस लंग कैंसर कराएगा, है ना। क्या होगा? एस्बेस्टस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ एस्बेस्टोस, है ना, तो जब ये बनता है तो ये क्या होंगे? पार्टिकल जाके लंग्स में डिपोजिट होंगे और लंग्स में फाइब्रोसिस कराएंगे। ठीक है, वो फाइब्रोसिस जो है वो हार्ड सब्सटेंस बनता बनता जाके और फिर उधर से क्या कर देगा? वो जो सेल के डीएनए होंगे उसमें म्यूटेशन करेगा और लंग कैंसर आपको देखने को मिलेगा। या फिर बेंजीन, बेंजीन बेंजीन क्या करेगा? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर कराएगा। और केमिकल डाइज, है ना, ये डाइज जो है वो बहुत तरह के एग्जामिनेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये ब्लैडर कैंसर करा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब है अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, तो इसको हम कॉशन के तौर पे पढ़ेंगे। सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, है ना, रुक रुक के पेशाब आना या फिर बहुत ज्यादा पेशाब आना अचानक से, और बावेल मूवमेंट, कुछ खाओ तो पचा नहीं, या इरेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहना। जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स में जो नॉर्मल सिम्टम्स दिखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया तो उसका कॉज जो है वो कैंसर हो सकता है, नहीं, लेकिन एक साइन हो सकता है जिससे आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट है असोर डेट डज नॉट हील, है ना, कहीं भी छाला हो गया मुंह में, है ना, या जो है बकल कैविटी में कहीं छाला हो गया और वो जो है हील ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है और बढ़ता जा रहा है उसका साइज, यू फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, है ना, फीमेल्स में डिस्चार्ज या वेजाइनल ब्लीडिंग जो देखने को मिल रही है इरेगुलर। नेक्स्ट है थिकनिंग और लंप, किसी तरह का गांठ बन गया या कुछ भी थिक महसूस आपको हो रहा है ना, और वो लगातार बढ़ता जा रहा हो या पेनफुल हो। नेक्स्ट है इनडाइजेशन और डिफिकल्टी टू swallowing, निगलने में दिक्कत या इनडाइजेशन हो, है ना। नेक्स्ट है ऑब्वियस चेंज इन वाट एंड मोल, है ना, कोई भी मोल हो, है ना, वो उसमें जो है किसी तरह का जो साइज और ये सारी चीजें उसका चेंज हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत घबराने की जरूरत है। नेक्स्ट है नेजिंग कफ एंड हॉर्डनेस, है ना, ज्यादा कफ या हॉर्डनेस है। और अर्ली डिटेक्शन हाई क्योर रेट, आप जान चुके हो कि जितना जल्दी हम पहचानेंगे उतना ही ज्यादा चांसेज है कि हम उसे सही समय पर ट्रीट कर सके। डेली लाइफ रिस्क फैक्टर क्या है? तो कैंसर कॉजिंग थिंग क्या है? तो कैंसर कॉजिंग फूड इफ टेकन एक्सेसिवली, तो प्रोसेस्ड मीट है ना, प्रोसेस मीट, सॉसेस, है ना, बेकन, है ना, और बर्न्ट और चेयर्ड फूड है, डीप फ्राइड फूड है, एक्सेसिव शुगर और जंक फूड, वेरी साल्टी और प्रिजर्व फूड, बहुत दिन तक जो है वो उसको प्रिजर्व करके रखा गया, या बहुत ज्यादा नमकीन है या बहुत ज्यादा मीठा है या जंक फूड है, या एक ही तेल में जो है आपको लगातार फ्राई करके चीजें खिलाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें, या प्रोसेस मीट हो, है ना, जिसको प्रोसेस करते हैं कि ये लंबे समय तक टिके, है ना, सॉसेज हो, तो ये सारे जो चीजें हैं इनमें क्या डाला होता है? प्रिजर्वेटिव डाला होता है, या फिर इसमें कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और वो आपको बीमार कर देंगे, आपको कैंसर होने की संभावना है। नेक्स्ट कैंसर कॉजिंग ऑब्जेक्ट्स या हैबिट, तो प्लास्टिक बोटल्स यूज्ड रिपीटेडली, देखो दोस्तों, थोड़ा महंगा भले एक बार आप खरीदोगे, लेकिन आप लोग जो है वो स्टील बोटल्स का उपयोग करो, है ना, और या फिर और नहीं तो मिट्टी के बोतल का उपयोग करो, आजकल तो ट्रेंड में भी चल रहा है। नेक्स्ट है नॉन स्टिकी डैमेज पैन्स, तो नॉन स्टिकी पैंस ये घरों में आजकल जो है एक ट्रेंड बन गया है कि हमारे यहाँ भी नॉन स्टिकी बर्तन होने चाहिए, है ना, लोग उसके पीछे तथ्य देते हैं कि हम आराम से काम कर सकें और खाना जले ना, धोने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों ध्यान रखना है, लालच में नहीं जाना है कि कंपनी क्या प्रचार कर रही है, आपको
केयरफुली इस चीज को ध्यान देना है कि वो पेन धीरे धीरे, उसमें क्या होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, धीरे धीरे जब आप उन्हें सफाई करोगे और एक जब उसका एक एज होगा, है ना, तो उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स जो है आपके फूड में मिलेंगे और फिर आपके अंदर जाके वो क्या करेंगे, कैंसर कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फूड कलर, है ना। नेक्स्ट है टोबैको प्रोडक्ट्स और एक्सेस मोबाइल फोन यूज विदाउट प्रिकॉशंस। तो ये भी दोस्तों है, लेकिन अभी ये अंडर स्टडी है। इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, लेकिन आपको जो है एक्सेसिव किसी भी चीज़ का यूज जो है वो अवॉइड करना है ना। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड कहा जाता है ना, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है डेली लाइफ हैक टू रिड्यूस कैंसर रिस्क। ऐसा हम क्या करें जो कैंसर के चांस को हम कम कर सकते हैं। देखो ये तो कोई नहीं कह सकता कि मुझे कैंसर नहीं होगा, है ना, लेकिन हम उसे अवॉइड कर सकते हैं कुछ अच्छी आदतें डाल के। तो क्या है, टोबैको और अल्कोहल को हमें स्टॉप करना है, बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है वेजिटेबल्स पे बहुत ज़्यादा आप ये देखो पेस्टिसाइड और ये सारी चीज़ें देखो, बिल्कुल मत लो उसे। यूज स्टील ग्लास और कंटेनर्स फॉर यूज एनी पर्पसेस, दवा कंज्यूम करना हो, पानी नॉर्मल पीना है ना। अवॉइड रीहीटिंग फूड, है ना, इन प्लास्टिक। एक्सेसिव एक्सरसाइज 30 मिनट डेली, आधे घंटे। देखो ये मैं भी नहीं करता, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से जरूर ये निवेदन करूंगा कि आप लोग ये करें, क्योंकि मैं करूंगा तो वो अपने लिए करूंगा और आप कीजिएगा तो वो अपने लिए कीजिएगा। कोई किसी को एक्सरसाइज करके नहीं दे सकता, है ना। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, है ना, जो बीएमआई होता है वो आपको मेंटेन करना है कि आपके हाइट, एज, है ना, इस सब के अनुसार जो होता है वो कितना आपका वेट जो होता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टेक वैक्सीन एचपीवी और हेपेटाइटिस बी। रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको करवाना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप का मतलब क्या है कि लगभग हर एक 6 महीने 1 साल पे जो है आपको एक बार अपना ब्लड प्रोफाइलिंग जो है करा लेना चाहिए, अगर आपका एज जो है वो 30 से ज्यादा है तो। नेक्स्ट है हाउ कैंसर इज डायग्नोस्ड। स्टेप वाइज डायग्नोसिस क्या हो सकती है ना। तो फर्स्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, है ना। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इमेजिंग टेक्निक का यूज करेंगे, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है दोस्तों पेट स्कैन, है ना। लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर टेस्ट कर सकते हैं, बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया इसे, है ना, मतलब सबसे रिलायबल टेक्निक। टिश्यू एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, ताकि हम सेल में होने वाले इरेगुलर ग्रोथ को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जेनेटिक मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करें तो फॉर टारगेटेड थेरेपी के लिए हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट है कैंसर ट्रीटमेंट मेथड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सर्जरी कर दो, रिमूवल ऑफ ट्यूमर, बेस्ट फॉर अर्ली स्टेज कैंसर। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, हाई एनर्जी रेज हम देते हैं ताकि जो कैंसर सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। लोकल ट्रीटमेंट इसको भी बोला जाता है, ठीक है, ताकि जो आपका टारगेट एरिया है उधर ही हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे जो भी रेज है उनसे थेरेपी हम दे रहे हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग जो है इंजेक्ट करते हैं दैट किल रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स एंड अफेक्ट बोथ कैंसर एंड सब नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स को भी वो थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है और कैंसर सेल के लिए तो वो बना ही है। टारगेट थेरेपी में क्या करते हैं, तो ऑन स्पेसिफिक कैंसर सेल रिसेप्टर लेस डैमेज नॉर्मल सेल। ठीक है, ये कैंसरस सेल पर ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में क्या करेंगे, तो बूस्ट पेशेंट्स इम्यून सिस्टम, पेशेंट के प्रतिरोधी क्षमता को हम बढ़ाएंगे, है ना। इसमें हम क्या दे सकते हैं, तो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स दे सकते हैं और CAR टी सेल थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हैं, जैसे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, मोस्ट कॉमन अप्रोच इसे माना जाता है ना। उसके बाद व्हाट टू डू इफ कैंसर इज डिटेक्टेड।
डिटेक्टेड। अगर कैंसर हमें पता चल गया कि भैया कैंसर है, तब क्या करना चाहिए? तो कह रहा है कि इसके लिए इमीडिएट स्टेप उठाना चाहिए। पहले आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, नहीं तो सारा काम जो है बिगड़ जाएगा, है ना। आपका सेल्फ जो मोराल है वो जो है डाउन हो जाएगा। तो अपने मोराल को बूस्टअप रखना है। आपको बस यही याद करना है कि बहुत सारे लोग जो है वो कैंसर से ठीक भी हुए हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन डायग्नोसिस। पहले बायोप्सी रिपोर्ट लीजिए कि आपको कैंसर है या नहीं, या हवा में बातें उड़ रही हैं। नेक्स्ट है कंसल्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। जो भी कैंसर से रिलेवेंट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। स्टेज द कैंसर। तो जो भी कैंसर का स्टेज है, मैंने बोला कि जो प्राइमरी स्टेजेज हैं उधर जो है ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कैंसर से रिकवरी हो सकती है। स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। जितना जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। फॉलो ट्रीटमेंट प्लान स्ट्रिक्टली, है ना। दवा ना छोड़िए। जो हॉस्पिटल विजिट है समय टाइम टू टाइम वो कीजिए, है ना। जो आपका कीमो शेड्यूल है तो समय पे कीमो लीजिए। रेडियो थेरेपी है तो रेडियोथेरेपी लीजिए। सर्जरी है तो सर्जरी करवाइए, घबराइए मत। ये नहीं कि चलो हमारा तो एज हो चुका, अब हमें क्या करना है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको ट्रीटमेंट का अधिकार है। और आप जो है गवर्नमेंट भी देखिए कैंसर के दवाओं से जो है वो जीएसटी हटाने का सोच रही है ना। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है और कर रही है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और हम भी यही चाहते हैं कि आप, हम और हम लोग से जुड़ी हुई जितने भी कम्युनिटी और पॉपुलेशन है वो सब स्वस्थ रहे, और मिलके एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें हम लोग। ठीक है। सपोर्टिव केयर की बात करें तो इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है ना। क्योंकि जो कैंसर पीड़ित पेशेंट होते हैं उनमें प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि पेशेंट का मोरल जो है वो बूस्ट रहे, डाउन ना हो। फैमिली काउंसलिंग करनी है कि फैमिली मेंबर्स को जो है कैंसर पेशेंट से कैसे डील करना है ना। देखो, एक तो है कि बीमारी हो गई पेशेंट को, अब बीमारी हो गई तो उससे पैनिक होने का कोई फायदा है नहीं। आपको पेशेंट को सपोर्ट करना होगा। मुसीबतें आएंगी, हो सकता है पैसे की कमी हो, तो बहुत सारे जो फंड हाउसेज हैं फंड करती हैं पेशेंट्स को। बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो कैंसर पीड़ितों को हेल्प करते हैं। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि जो भी पर्सन हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो अर्निंग करते हैं तो किसी ना किसी माध्यम से जो है वो आप इन तरह के लाइलाज बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं, है ना, उनका हेल्प करें आप। एक जरिया बने, एक माध्यम बने, तभी जो है हम अपने जो बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी को जो है हम वो कर सकते हैं। एक नया स्टेज, एक नया आधार दे सकते हैं। ठीक है। और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है फैमिली काउंसलिंग और पेन मैनेजमेंट। दोस्तों, कैंसर पेन सबसे गंदा पेन माना जाता है, सबसे भयानक पेन माना जाता है। तो पेन मैनेजमेंट जो है वो पेशेंट में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट का मोराल आप कितना भी बूस्ट कर लो वो बूस्ट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है इज कैंसर प्रिवेंटेबल। क्या कैंसर को जो है प्रिवेंट किया जाता है, किया जा सकता है, कैंसर को ठीक किया जा सकता है? तो हाँ, 40% जो कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटेबल है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? तो हेल्दी लाइफ स्टाइल से, अर्ली स्क्रीनिंग से, है ना, वैक्सीनेशन से, और अवॉइड नॉन कार्सिनोजेंस। जितने भी ऐसे चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बोला प्लास्टिक बोतल, और चाहे कितना भी महंगा आपको बॉटल मिले, अगर वो प्लास्टिक से बना है तो दोस्तों आप उसे अवॉइड करें, है ना। हो सकता है वो दिखने में अच्छा हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, कैंसर थीम जो 2026, क्योंकि आज हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, तो कैंसर थीम है दोस्तों, याद रखिएगा इस साल के लिए, प्रिसीजन, प्रिवेंशन एंड पर्सनलाइज कैंसर केयर। ठीक है। मेन फोकस एरियाज क्या है, तो अर्ली डिटेक्शन, पहले इसकी पहचान हो सके, एआई बेस्ड डायग्नोसिस। नेक्स्ट है प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी और कैंसर अवेयरनेस।
एंड इक्विटी, सबको समानता मिले, है ना, सबको समान इलाज मिले, है ना, सब लोग जागरूक हों। आई थिंक ये वीडियो में आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि कैंसर से हमें कैसे बचना है। और अगर आप एक लेमैन हो, आपको नहीं पता कि कैंसर क्या होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको इतना जरूर पता चल गया होगा कि कैंसर किन चीज़ों से होता है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। अगर हम नॉन स्मोकर हैं, स्मोकर नहीं है, तो हमें जो भी स्मोकर हैं उनसे कैसे दूरी बना के रखना है एट द टाइम ऑफ स्मोकिंग, है ना। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ रह के स्मोक भी ना करता हो और आप उसे अवॉइड करें, उससे दूरी बनाएं, तो इससे आपके पर्सनल रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ऐसा ना करें और ना ही ऐसा किसी को करने दें। अगर वो पर्सन आपके साथ रह के और इस तरह की गंदी आदतों को जो है अंजाम दे रहा है, तो आप बिल्कुल उससे दूरी बनाइए। वो आपके समाज के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए और आपके पर्सनल हेल्थ के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ही प्यार दें और बहुत सारे लोगों तक फैलाएं, ताकि कैंसर के प्रति जो जागरूकता है लोगों तक फैले और लोग जाने कि कैंसर क्या होता है, उसके प्रति जो मिथ है ना, और जो ट्रुथ है उसके बारे में लोग अवेयर हो सके। धन्यवाद दोस्तों। एंड आई होप कि कहना नहीं पड़ेगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।